हेलो दोस्तों, इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के बारे में। तो इनकी नियुक्ति किए जाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है और इनकी नियुक्ति के लिए एक विशेष रूप से आग्रह किया गया है। तो नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का पद क्यों सृजित किया जाना है, इससे जुड़े क्या क्या प्रावधान है या किस तरीके से इस पद का महत्व होगा, आज के इस डिस्कशन में हम बात करेंगे। तो पहले न्यूज़ देख लेते हैं। न्यूज़ है सेंटर सेट टू अपॉइंट नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ऐसे पद का सृजन किया जाना है जो समुद्री सुरक्षा से संबंधित जितने भी प्रतिष्ठान हैं या अन्य जो भी उससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं उनके बीच में कैसे यह एक समन्वय स्थापित करेंगे। तो आज के डिस्कशन में हम विस्तार से इसके बारे में जानते हैं। पहले इस न्यूज़ से जुड़े जो डायमेंशन है वो देख लेते हैं। तो न्यूज़ के बारे में कुछ समझ ही लिया हमने। इसके बाद नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर का जो पद है यह क्यों लाया गया, इससे जुड़े कुछ जो प्रावधान है उसके बारे में जानेंगे। तटीय सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है भारत के संदर्भ में, इसके बारे में भी बात करेंगे। सरकार के प्रयास इस दिशा में क्या किए जा रहे हैं वो जानना भी ज़रूरी है। चुनौतियाँ क्या होने वाली हैं वो भी समझेंगे और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे का रास्ता क्या है, इन सभी चुनौतियों से जूझने का इसके बारे में समझेंगे और एक सवाल रहेगा। तो ये पॉलिसी से रिलेटेड मुद्दा भी है, साथ ही आंतरिक सुरक्षा से संबंधित भी है, व्यापार से भी संबंधित है, अर्थव्यवस्था से भी संबंधित है। तो इसे हम जीएस पेपर 2 और पेपर 3 में दोनों के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न किसी भी प्रश्न पत्र के अंतर्गत बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर यानी राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक के बारे में। तो रक्षा मंत्रालय ने इस पद के सृजन के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी की यहाँ पर गुजारिश की है या फिर मांग की है। उनका कहना है कि एक ऐसा पद बनाया जाए जो समुद्री सुरक्षा से संबंधित जितने प्रतिष्ठान हैं उनके बीच में समन्वय स्थापित कर सके। जैसा कि आपने इसके पहले सुना होगा कि देश में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का सृजन किया गया है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो पद है उसका मुख्य कार्य तीनों सेनाओं के बीच में एक समन्वय स्थापित करना है, ताकि जिस भी जगह पर जिस सेना के जिस विंग की ज़रूरत होगी वे वहां पर उसी तरीके से मौजूद रह सकें और एक बेहतरीन तरीके से प्लानिंग की जा सके कि किस सेना के किस अंग को कहां पर उसकी आवश्यकता है और उसे कैसे डिप्लॉय करना है। कुछ इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए यहाँ पर समुद्री सुरक्षा के स्तर पर भी इसी प्रक्रिया को अपनाए जाने की बात कही है। तो इसके लिए इस पद के सृजन किया जाएगा। तो जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक का पद है यह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंतर्गत कार्य करेगा। वर्तमान में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र श्री अजीत डोभाल जी हैं और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ श्री विपिन रावत जी हैं। याद रखिएगा इस तथ्य को। इसके बाद समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में सरकार के ये प्रमुख सलाहकार के रूप में कार्य करेंगे। समुद्री सुरक्षा से जुड़े जितने भी मामले हैं उनमें मुख्य रूप से इनसे ही एडवाइस ली जाएगी। साथ ही नौसेना है, भारतीय तटरक्षक बल है या केंद्रीय स्तर पर या राज्यों के स्तर पर जो पुलिस है जो तटीय क्षेत्रों से संबंधित है उनके बीच में समन्वय के लिए भी इन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसमें भारतीय नौसेना के एक सेवारत या हाल ही में सेवानिवृत्त वाइस एडमिरल की इस पद पर नियुक्ति की संभावना की बात की गई है। ऐसा कुछ स्रोतों से जानकारी मिली है, हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो वाइस एडमिरल का जो पद है वह नौसेना के एडमिरल पद से एक पद छोटा होता है। एडमिरल का पद सेना के अगर स्तर पर हम बात करें आर्मी के लेवल पर तो जनरल के समकक्ष होता है। तो उससे एक पद नीचे के जो व्यक्ति होंगे वे सेवानिवृत्त हो सकते हैं या फिर सेवारत हो सकते हैं, उनकी नियुक्ति इस पर की जानी है। इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है ऐसे एक पद का सृजन करना? तो इस बात को समझिए कि भारत की एक लंबी तटरेखा भारत समुद्री क्षेत्रों से या समुद्र से साझा करता है। तटरेखा का मतलब ही ये है। भारत की जो तटरेखा है वह लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें कई सारे प्रमुख बंदरगाह यहाँ पर शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ पर अरब सागर मौजूद है भारत के पश्चिम में, और यहाँ भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी मौजूद है और वहीं दक्षिण में हिंद महासागर मौजूद है। कई ऐसे देश भी है प्रमुख रूप से जो भारत के लिए तटीय सीमा, भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करते हैं, जैसे श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान, यहाँ पर म्यांमार,
तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र है भारत के लिए, जिस वजह से यहाँ पर समुद्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही चीन का बढ़ता प्रभुत्व भारत के लिए हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र या फिर जो तटीय इलाके हैं वहाँ से होने वाला व्यापार, उन सभी चीज़ों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर के संबंध में जो चीन का बढ़ता प्रभुत्व है उसके बारे में जानने के लिए आप एक अलग इन न्यूज़ प्रोग्राम में इसकी विस्तार से चर्चा की गई थी। आई बटन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप चाहें तो उसको जाकर के भी समझ सकते हैं, ताकि उसके बाद ये मुद्दा आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि क्यों एक ऐसे पद की नियुक्ति की जाने की बात की जा रही है। अगर कुछ अन्य प्रावधानों को जाने आवश्यकता के आधार पर, तो भारत की सुरक्षा संरचना और ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। यानी हम किस तरीके से समुद्री संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लेवल पर। तो चूंकि जब समुद्री संसाधनों पर हमारा कब्जा या हमारी मजबूत पकड़ होगी, मजबूत पकड़ के लिए मजबूत सेना की आवश्यकता है या आपके पास पर्याप्त संसाधन होने चाहिए अपना प्रभाव महासागरीय या समुद्री क्षेत्रों में जताने के लिए, उसके आधार पर ही आप वहाँ के संसाधनों का उपयोग कर पाएंगे। तो समुद्री संसाधनों का यहाँ पर उपयोग किया जाना भी एक महत्वपूर्ण भारत के लिए स्थिति है। तो नौसेना, तटरक्षक बल, राज्य समुद्री बोर्ड के कार्यों में ये समन्वय की आवश्यकता थी, जिसके लिए इन्हें लाया गया है। राज्य समुद्री बोर्ड है, राज्य के स्तर पर जो कार्य करते हैं। नौसेना है, भारतीय तटरक्षक बल है, इसके बारे में हमने बात कर ली। तो जो पद है इसका गठन एक्ट ईस्ट पॉलिसी विजन को भी मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। यानी ये वे प्रावधान हैं, यानी ये वे प्रमुख तथ्य हैं जिनके आधार पर या जिनकी पूर्ति के लिए इस पद का सृजन किया जा रहा है। भारत की एक्ट ईस्ट नीति की अगर हम बात करें तो जो भी देश भारत के पूर्व में पड़ते हैं हम उनके लिए प्रयास करेंगे उनके साथ अपने संबंधों को आर्थिक, राजनीतिक या सांस्कृतिक सभी तरह से बेहतर करने का। इसमें जो मुख्य मिशन है जो समुद्र क्षेत्रों से ही संबंधित हैं, जैसे सागर डीप ओशन मिशन और सागरमाला परियोजना, चूंकि ये सभी जो भी परियोजनाएं हैं समुद्री या तटीय क्षेत्रों से संबंधित है, ऐसे में इन सभी के स्तर पर जो भी समन्वय होगा वे इनके अधिकार क्षेत्र या इनके पद के सृजन के उद्देश्यों में शामिल है। अब हम समझते हैं कि तटीय सुरक्षा भारत के लिए किस स्तर पर जरूरी है। तो भारत की हमने कोस्ट लाइन की बात कर ही ली कि एक बहुत बड़ी भारत के पास तटीय रेखा है या तट मौजूद है। इसमें बहुत सारे राज्य भी हैं जो सीमा यहाँ पर तट के स्तर पर साझा करते हैं, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। कुछ यहाँ पर संघ शासित क्षेत्र भी हैं जैसे दमन-दीव और यहाँ पर पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। तो एक बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हमारे पास मौजूद है जिसके लिए तटीय सुरक्षा की आवश्यकता है। इसी तरह जो ये तटीय क्षेत्र हैं ये अपने आप में सुभेद्य हैं। सुभेद्य का मतलब एक ऐसी स्थिति जहाँ से इन क्षेत्रों में होने वाले व्यापार या अन्य जो लाभ भारत को मिल सकते हैं उनको खतरा हो सकता है। कैसे जानते हैं? जैसे तट पर निर्जन स्थानों पर हथियार और गोला बारूद लगा देना, जो तट खाली पड़े हैं यहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी नहीं है, ऐसे क्षेत्र, ऐसे स्थान कई तरह के जो आतंकवादी या ऐसी गतिविधियों में शामिल लोग होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा रास्ता होता है, क्योंकि पूरा तट खाली पड़ा है, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं है या सुरक्षा एजेंसियों की वहाँ तक इतनी बेहतर तरीके से पकड़ नहीं है। तो ऐसे में उसका लाभ ये लोग उठाते हैं। राष्ट्र विरोधी तत्वों द्वारा घुसपैठ या फिर वहाँ से भागने की स्थिति में एक ऐसा ही हमला हमने 26/11 के दौरान मुंबई पर देखा। तो ये भी हमारी सुरक्षा चुनौती के लिए तटीय क्षेत्र पर एक बहुत बड़ा ही प्रश्न चिन्ह लगा गया, जिसके बाद हमने अपनी सुरक्षा तैयारियों को बेहतर करने की दिशा में कई सारे प्रयास करने शुरू किए। इसके अलावा समुद्री डकैती और तस्करी के लिए जो छोटे छोटे आइलैंड्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड्स हैं या फिर लक्षद्वीप के काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है, या समुद्र के स्तर पर और भी जो छोटे आइलैंड या द्वीपीय देश है उनका इस्तेमाल इस तरह की गतिविधियों को करने के लिए, छुपने के लिए किया जाता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है किसी भी तटीय देश या तटीय द्वीपीय देश के लिए। तो बंदरगाहों और अन्य सामरिक प्रतिष्ठानों पर हमले किया जाना, कि वहाँ पर जो भी नज़दीक में बंदरगाह है उस पर हमला कर देना या वहाँ पर लूट मार कर देना, या फिर सोने की तस्करी, कई सारी स्थितियाँ वहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। अवैध प्रवास की भी एक समस्या मौजूद है। शरणार्थी समस्या इसी से निकल करके आती है कि जिस देश के साथ हमारी सीमा समुद्र से मिलती है वहाँ से अवैध प्रवासी समुद्र के रास्ते से आ जाते हैं। हमने ऐसा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए देखा कि म्यांमार से वे समुद्री रास्ते से भारत और बांग्लादेश में पहुँचे।
इसी तरह मछुआरों की सुरक्षा का मुद्दा भी अब एक राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बन गया है। तो मछुआरों की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण हो गई है, हमने पिछले समय कुछ सालों पहले घटना देखी जहां पर 2 मछुआरों को इटली के नौसैनिकों द्वारा गोली मार दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। इससे संबंधित जो पूरा मामला है उसे हमने दुनिया इस हफ्ते प्रोग्राम में बेहतरीन तरीके से कवर किया है। आप चाहें तो उस जानकारी को भी ले सकते हैं, उसका भी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे जो भी बहुत संवेदनशील मामले हैं वैश्विक स्तर पर, उनके बारे में जानना आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो उनको समझने का प्रयास कीजिए। अब हम बात करते हैं सरकार के प्रयासों के लिए कि सरकार के प्रयास क्या रहे या किस दिशा में होने चाहिए। तो भारतीय तटरक्षक बल का भारत ने गठन किया, भारत सरकार ने। इसके अलावा जब कारगिल युद्ध हुआ, कारगिल युद्ध के बाद एक समीक्षा समिति बिठाई गई जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी बोलते हैं। तो इस सुरक्षा समिति ने तटीय सुरक्षा उपायों की सिफारिशें की। इन सिफारिशों पर ही एक लंबे समय तक विचार नहीं किया गया या कम किया गया, लेकिन वर्तमान सरकार के आने के बाद इस सभी मामलों पर सुरक्षा के स्तर पर बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। तो इन्होंने कुछ उपाय सुझाए थे, जैसे विशेष समुद्री पुलिस का गठन किया जाना, भारतीय तटरक्षक बल को मजबूत करना, यानी उनको और ज़्यादा संसाधन उपलब्ध कराना कि वे और बेहतर तरीके से गश्त कर सकें, मछुआरों का एक निगरानी तंत्र बनाना, क्योंकि छोटे छोटे मछुआरे एक बेहतर निगरानी तंत्र में सहयोग दे सकते हैं। मछुआरे कई सारे क्षेत्रों तक बहुत दूर दूर तक निकल जाते हैं और एक बड़ी शिप अगर नौसेना की या कोस्ट गार्ड की आएगी तो उनको दूर से पहचाना जा सकता है या देखा जा सकता है। ऐसे में कोई हमलावर या समुद्री लुटेरा वहाँ से छुप सकता है या भाग सकता है। लेकिन छोटे मछुआरे चूंकि उनकी नज़र में नहीं आएंगे, इसलिए वे आसानी से ऐसी गतिविधियों पर नज़र रख सकते हैं। ऐसे में इनका एक सुरक्षा तंत्र बेहतर तरीके से कार्य कर सकता है। प्रमुख बंदरगाहों में पोत यातायात प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना, संयुक्त संचालन केंद्रों की स्थापना करना, यानी ऐसे केंद्र बनाए जाए जहां पर एक साथ एक तरीके से समन्वय के साथ कार्य किया जा सके, जहां पर तटरक्षक बल भी एक समन्वय कर सकें या अपनी जानकारी साझा कर सके, भारतीय नौसेना भी जानकारी साझा कर सके, या ऐसी कोई भी गतिविधि होने पर एक सुनिश्चित रूप से एक केंद्रीय रूप से उसकी जानकारी सब तक पहुंच सके। इसी तरह समुद्री मामलों के प्रबंधन के लिए एक शीर्ष निकाय बनाना जो पूरी तरह से समुद्र से संबंधित ऐसे किसी भी मामले के लिए समर्पित रहे। तो ये कुछ उन्होंने प्रावधान की बात कही थी, सिफारिशें दी थी, जिसको भारत सरकार स्वीकारने का प्रयास कर रही है, उनकी दिशा में कदम बढ़ा रही है और एक एक करके उन सभी जो भी सिफारिशें थी उसमें जो लागू किए जाने लायक हैं उनको लागू करने का प्रयास कर रही है। इसमें एक वर्तमान में एक बेहतर तरीका कार्य करता है, आपको समझना चाहिए। एक 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम यानी त्रिस्तरीय संरचना कैसे कार्य करती है इसको समझिए। कोस्टल सिक्योरिटी यानी तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा से संबंधित, इसमें सबसे पहले आती है मरीन पुलिस, यानी जो समुद्री स्तर पर पुलिस कार्य कर रही है वह तट से या बंदरगाह से 12 नॉटिकल माइल तक जाती है। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थिति आती है और वे 12 से 200 नॉटिकल माइल समुद्री एरिया को कवर करते हैं अपनी गश्ती के दौरान। इसके बाद 200 नॉटिकल माइल के ऊपर का एरिया भारत की नौसेना अपने स्तर पर देखती है खुले समुद्रों की स्थिति को। तो ये एक तरीका इन्होंने विकसित किया है। अब हम समझते हैं कि सरकार के प्रयासों में जिस अभी हमने डीप ओशन मिशन की बात की थी कि कैसे यह डीप ओशन मिशन भारत सरकार ने शुरू किया है या इसका क्या उद्देश्य है। तो डीप ओशन मिशन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत शुरू की गई एक पहल है, इसमें इसरो की भी सहायता ली जाएगी। इसका मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि डीप ओशन का मतलब है गहरे समुद्रों में अन्वेषण करना, यानी हम खोज कार्य करेंगे समुद्रों के अंदर जा करके, समुद्रों के सीबेड यानी उसकी तलहटी तक पहुंच करके, जहां पर कम गहराई है वहां तक भी पहुंचेंगे या ज़्यादा गहराई है उसके लिए भी प्रयास करेंगे। तो वहां पर मौजूद जो संसाधन हैं वे किस तरीके से हमारी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करेंगे या आगे चलकर हमारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास में योगदान देंगे। सरकार का एक जो मोटा मोटा अनुमान है वह है 110 बिलियन रुपीस की यहाँ पर संभावना जताई गई है कि शायद इतना पोटेंशियल इस पूरे क्षेत्र में मौजूद है जो हमारी अर्थव्यवस्था को इतना अतिरिक्त सहयोग दे सकता है। इसी तरह सागरमाला प्रोजेक्ट है जो भारत के बंदरगाहों की स्थिति को सुधारने के लिए शुरू किया गया है। इसमें प्रमुख 12 पोर्ट और लगभग 185 से 200 छोटे पोर्टों को यानी बंदरगाहों का यहाँ पर विकास किया जाएगा। जो 12 पोर्ट है उनको वैश्विक स्तर पर बेहतरीन तरीके से सभी सुविधाओं से युक्त करने का यहाँ पर लक्ष्य है।
इसके अलावा अन्य कई सारे छोटे छोटे पोर्ट्स विकसित करने का प्रयास है। तो यानी हमारी जो कोस्ट लाइन है उसका किस तरीके से हम पूरी तरीके से उपयोग कर सकेंगे, ये हमारा यहाँ पर प्रयास है प्रोजेक्ट सागरमाला के जरिए। अब हम समझते हैं कि चुनौतियां अलग से क्या हो सकती हैं इस पूरे मामले को लेकर के। तो बहुत ही स्पष्ट है, सबसे पहले समन्वय की कमी। चूंकि हम इस मुद्दे को इस पद के साथ भी जोड़ करके समझ रहे हैं कि समन्वयक का कार्य समन्वय की कमी को दूर करना है, ऐसे में यदि इस पद का सृजन किया जा रहा है तो समन्वय की कमी मौजूद है। इसके अलावा विभिन्न हितधारकों के बीच उनकी भूमिका स्पष्ट नहीं रह पाती कि ये मामला आपके हाथ में जाएगा, यानी यहाँ से आपको निगरानी शुरू करनी है या यहाँ से हमें निगरानी शुरू करनी है। तो इसके बीच में कोऑर्डिनेटर का कार्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो इस बात को स्पष्ट करेंगे कि किसकी निगरानी कहाँ से होने वाली है। इसके अलावा जो पुलिस थाने हैं यहाँ पर तटीय क्षेत्रों की, वहाँ पर जनशक्ति की कमी है, जितने वहाँ पर पद हैं उतनी नियुक्तियाँ नहीं हैं, तो इन सभी चुनौतियों को दूर किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो समुद्री स्तर पर निगरानी के लिए जो क्षेत्र है बहुत दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ तक कई द्वीप बहुत दूर दूर तक मौजूद होते हैं, वहाँ पर किसी व्यक्ति का मौजूदगी या कोई भी मौजूद नहीं होता। इसके अलावा मौसम का पैटर्न बदलता रहता है, जलवायु दशाएं हमारे भारत के आसपास जो भी क्षेत्र है उसमें बदलती रहती हैं। खासकर मौसम की जो चरम दशाएं हैं वे बहुत ज़्यादा इन खोज कार्यों को या तटीय क्षेत्रों से संबंधित जो गश्ती कार्य हैं इनको प्रभावित करती हैं। इसी तरह प्रशासनिक चूक के मामले भी अक्सर हमें सुनने को मिलते रहते हैं। तो इन सभी स्तरों पर हमें समाधान के प्रयास करने चाहिए। तो वे कौन से प्रयास हो सकते हैं जो हमारे लिए लाभकारी होंगे? सबसे पहले तो अंतर एजेंसी समन्वय, यानी जो एजेंसियों की हमने बात की, भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, राज्यों के जो तटीय क्षेत्रों से संबंधित कार्यालय हैं उनके बीच में, बंदरगाहों के बीच में, बंदरगाहों के बाद जो गश्ती है वो पूरा क्षेत्र, उनके सभी के बीच में एक समन्वय किया जाना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री आयोग के गठन की भी बात कही है, और राष्ट्रीय समुद्री आयोग जो है वह एक सर्वोच्च निकाय के रूप में इस तरह से कार्य करने के लिए बनाया जा रहा है ताकि एक केंद्रीय स्तर पर यह भूमिका निभा सके और जो भी गतिविधियां हैं वह एक ही जगह पर समन्वय के लिए लाई जा सके। और तटीय राडार या स्वचालित निगरानी तंत्र की स्थापना यहाँ पर कारगर हो सकती है। तटीय स्तर पर जो भी शिप्स आएंगी या फिर जो भी अन्य चुनौतियां हैं उनके लिए राडार सिस्टम या फिर ड्रोन जैसी तकनीक का इस्तेमाल करना हमारे लिए काफ़ी लाभकारी हो सकता है कि जहाँ पर हम निगरानी को आसानी से कर सकते हैं या निगरानी तंत्र को विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा हमने अभी मछुआरों की बात की, उनका भी यहाँ पर अहम योगदान हो सकता है। इसी तरह तटरक्षक बलों को मजबूत करने वाला एक विधायी ढांचा लाया जा सकता है जहाँ पर तटरक्षक बलों की स्थिति को और मजबूती दी जा सकती है। पुलिस बल को भी मजबूती दी जानी जरूरी है क्योंकि ये वही लोग हैं, ये हमारी वही सुरक्षा प्रणाली है जो तटीय स्तर पर सक्रिय है। इसके अलावा राष्ट्रीय वाणिज्यिक समुद्री सुरक्षा नीति की भी ज़रूरत है जो बंदरगाहों के स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो समुद्री व्यापार है उसके लिए समन्वयकारी हो। इसके अलावा तटीय विनियमन क्षेत्र के नियमों को भी बेहतर किया जाए, जहां पर चूक हो रही है उनको और तरीके से ध्यान दिया जाए या उनमें और सुधार किया जाए कि समय की आवश्यकता, यदि किसी 26/11 जैसा हमला होता है वहां पर कहाँ चूक रह गई उस पर भी ध्यान दिया जाना बहुत महत्वपूर्ण होगा ताकि हम भविष्य में ऐसे किसी हमले की संभावना से बच सकें। तो हमारी जो नौसेना है, तटरक्षक बल है या फिर तटीय जो पुलिस है, उनके बीच में एक अभ्यास भी किए जाते हैं जैसे सागर कवच और सी विजिल। तो आप इनके नाम याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है कि ये अभ्यास किनके बीच में आयोजित किए जाते हैं ताकि आप आसानी से इसको जवाब में दे सकें। तो ये था आज के हमारे इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन। जल्दी से सवाल नोट कर लेते हैं। सवाल क्या है देखते हैं। सवाल है, तटीय सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? भारत के संदर्भ में एक राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किस तरह से तटीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में योगदान दे सकते हैं? तो एक पद की बात की गई है कि जिस पद की हम यहाँ पर सृजन करने की बात कर रहे हैं, ये कैसे कोऑर्डिनेशन करेंगे ये आपको बताना है, उन सभी मुद्दों को बताना है कि कैसे समन्वय के अभाव की वजह से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं यदि उनके बीच में समन्वय नहीं देखने को मिलता तो कैसे छोटी छोटी चूक एक बड़े आतंकी हमले को या फिर किसी अन्य तरह की अवैध गतिविधि को बढ़ावा दे सकते हैं या छूट दे सकते हैं। तो आपको इसे बताना है और इस उत्तर को आप 250 शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिए। तो ये था आज का हमारा इस टॉपिक को लेकर के डिस्कशन। आपसे मुलाकात होगी अगले सेशन में।
कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सेफ रहिए। शुक्रिया।